अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। और आज जैसे कि हमने सी एस एस 2024 की जो है वो एनालिसिस पेपर एनालिसिस सीरीज स्टार्ट की है। तो आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 2024 में जो हुआ, तो इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारफ की मोहताज नहीं है। सर वकास इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। और सर के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि सर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस जो लाहौर में है और बाकी एकेडमीज में उनके पायनियर हैं। सबसे पहले सर ने इनिशिएट किया था इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना, और स्पेशलिटी रखते हैं। और इसी की बेसिस पर सर को जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने ऑफर किया था टीचिंग के लिए। उसके बाद फिर सर जो है उनकी रिसर्च पब्लिकेशंस भी हैं। रिसेंटली सर ने जो है जो रिसर्च पब्लिकेशन की वो यूएन पर की। और उसके साथ साथ फिर जो है सर जो है कोचिंग भी प्रोवाइड करते रहे इंटरनेशनल रिलेशंस पर, और फिर डिफरेंट मैगजीन्स में भी लिखते रहे हैं। और जो सर ने अपने मॉक एग्जाम्स कंडक्ट किए या मॉक डायनामिक्स अपनी दी, पेपर के गेस्ट पेपर्स दिए, 100% एक्यूरेसी जो है वो पेपर में रहती है। और सर से जो पढ़ते रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका स्कोर जो एवरेज स्कोर होता है, जैसे कि एवरेज 110 होता है, तो सर के स्टूडेंट्स का स्कोर जो है उससे अबव रहता है। तो अराउंड जो एवरेज स्टूडेंट सर का स्कोर करता है वो 135 140। और सर काफी महारत रखते हैं सब्जेक्ट में। तो वक्त ज़ाया ना किए, हम सर को जो है सलाम कर पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। Walaikum assalam. Thank you, Asan, for such a generous introduction and having me for this talk again. अच्छा जी, आज हमने डिस्कस करना है आईआर पेपर वन, आई थिंक। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर मुझे इस बार आप थोड़ा बताइएगा कि आपने जब 2024 का पेपर देखा आईआर का, तो आपका क्या जहन था, आपको कैसा मतलब दो कि आपने जो है अपने जो गेस्ट पेपर दिए वो 100% एक्यूरेट तो थे, लेकिन पेपर को देखकर आपके क्या तासुरात थे? जी, बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ लिया, और यकीनन ये हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके भी जहन में आ रहा होगा। देखें, तीन किस्म के क्वेश्चंस होते हैं बाय डिजाइन किसी भी पेपर में। एक वो जो सिंपल क्वेश्चन है, बस उसका सीधा साधा आंसर होता है, जैसे व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, या व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ नेशनल पावर एंड डिफाइन जी नेशनल पावर। तो इट्स एन इजी क्वेश्चन। ठीक है। जी अच्छा, अगर आपको वो पूछ लेता है कि जी आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें हम्म, न्यो न्यो डिबेट का आईआर के अंदर, और ये भी बताएं कि न्यो लिबरलिज्म और न्यो रियलिज्म क्या है, तो ऐसे सवाल पिछले सालों के पेपरों में आते भी रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल। डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है। मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि वो नामुमकिन होता है, इम्पॉसिबल होता है। लेकिन आपको पता है, हमारे यहाँ लोग ज्यादातर जो प्रिपेयर करते हैं सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट को उसकी उतना ड्यू टाइम नहीं दे पाते, और फिर वो टॉप 10 क्वेश्चंस वाले हिसाब में तैयार कर रहे होते हैं। हम्म, प्लस ये कि थ्योरी रट्टा लगा के कभी भी नहीं सीखी जा सकती, ना अप्लाई की जा सकती है, ना बिल्कुल उस पर आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं। तो जब आपकी प्रेपरेशन की अप्रोच गलत होगी, जब आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से नहीं सीखेंगे पढ़ेंगे, तो फिर आप के जो रिजल्ट्स हैं या आपकी जो क्वेश्चन की हैंडलिंग है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगी ना। तो इस वजह से स्टूडेंट उस सवाल को समझते हैं कि ये तो नामुमकिन है, जैसा कि मैंने अभी न्यू न्यू डिबेट का बताया, बट वो डिफिकल्ट होता जी। है। अच्छा, तीसरी कैटेगरी होती है टेक्निकल क्वेश्चन की। टेक्निकल क्वेश्चन ऐसा एक क्वेश्चन होता है जो बज़ाहिर थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है, यानी अगर देखने में आसान लगेगा तो वो आसान नहीं होगा, और अगर देखने में मुश्किल लगेगा तो वो मुश्किल नहीं होगा। नॉर्मली किया ये जाता है कि टेक्निकल क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी लंबी कर दी जाती है, या उस स्टेटमेंट के अंदर दो या तीन कंपोनेंट एक क्वेश्चन के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज जो है उसको टेक्निकल बना देती है। तो टेक्निकल क्वेश्चन, बल्कि टेक्निकल क्वेश्चन को मैं एक और वर्ड से एक्सप्लेन करता हूँ, ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरा ख्याल बेहतर वर्ड है। ट्रिकी क्वेश्चन में ये चीज होती है कि अगर वो इजी है तो वो इजी दिखता नहीं है, और अगर वो डिफिकल्ट है तो वो डिफिकल्ट लगता नहीं है। तो अब ये वाले जो क्वेश्चंस आए हैं, मतलब टॉपिक्स तो ऑलमोस्ट मैंने ये बताए हुए थे, मैंने अपना एक क्वेश्चनियर भी शेयर किया था, लेकिन जिस क्राफ्ट, जिस डिजाइन, जिस अंदाज से
इस दफा आईआर में स्पेसिफिकली, इंटरनेशनल लॉ में स्पेसिफिकली, और बाकी पूरे सीएसएस में जनरली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये कॉम्बिनेशन है ट्रिकी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस का। तो इसको बिल्कुल आप सर। कह सकते हैं लोडेड क्वेश्चन। ठीक है, यानी वो एट द सेम टाइम ट्रिकी भी है और एट द सेम टाइम डिफिकल्ट भी है। और जो लोग पहले इस गलत फहमी या खुश फहमी का शिकार रहते थे कि आईआर का पेपर टू तो करंट अफेयर जैसा ही होता है, हालांकि हम अभी पेपर वन डिस्कस हम्म। कर रहे हैं, तो ऐसा उस पे तो हम मैं अगले पेपर में बात करूंगा, लेकिन मैं इतना बता दूं कि इसमें भी जो हवाले दिए गए हैं करंट इश्यूज के, जैसे यूक्रेन और फिलिस्तीन का भी एक रेफरेंस मौजूद है क्वेश्चन नंबर टू में। इससे ये साबित होता है कि एग्जामिनर जो है आपसे आईआर के कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग और थ्योरीज की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, बल्कि वो ये भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जो ऑन गोइंग कंटेम्परेरी अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स के टॉपिक्स हैं जो कि खबरों की जीनत बने हुए हैं, आप उनके ऊपर वो अप्लाई करके दिखा सकें, बता सकें। तो टू बी ऑनेस्ट, फ्रॉम द perspective ऑफ एस्पिरेंट्स, yes, it is a loaded question paper, and it can create it can create anxiety to any candidate in the examination hall। लेकिन जिन्होंने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से तैयारी की है, जिन्होंने खुद भी वक्त दिया है आईआर को, और जिन्होंने आईआर के मॉक्स चेक करवाए हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। जी, शुरू किया जाए। जी सर, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर टू में हम देखते हैं कि जो है उसने जो आईआर की डेफिनेशन और स्कोप है उसको उसने इवॉल्विंग कॉन्टेक्स्ट में यूक्रेन और फलस्तीन के इशू के कॉन्टेक्स्ट में पूछा हुआ है। और उसके साथ साथ पर उस पे उसने इंसाइट्स भी पूछी हुई हैं कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं ग्लोबल डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक इंटरेक्शंस के अंदर। इस क्वेश्चन को जरा आप जो है एक्सप्लेन कीजिएगा इजी वर्ड्स में। अच्छा, चलें जी, मैं आपको बता देता हूँ। हाउ डज द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एवॉल्व इन द लाइट ऑफ ऑन गोइंग वॉर सिचुएशंस इन यूक्रेन एंड पैलेस्टाइन? ये पहला हिस्सा है। देखो, जी सर। जब आईआर अलग सब्जेक्ट सामने आया तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद आया। आईआर का पहला स्कूल, रिसर्च स्कूल, वेल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में बना। और फिर आईआर का डेडिकेटेड प्रॉपर डिपार्टमेंट पहला लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1990 1924 में शुरू हुआ, और उसने डिग्री प्रोग्राम ऑफर किया। और फिर वर्ल्ड वॉर टू हुई कुछ अरसे बाद, बीच में ग्रेट डिप्रेशन उससे पहले आया, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद फिर कोल्ड वॉर का जो सिलसिला चला, इसने आईआर के सब्जेक्ट को कंटेंट वाइज बहुत एनरिच किया। उसके अंदर बहुत सारा लिटरेचर, कॉन्सेप्ट्स, थेरीज ऐड ऑन हुई। अच्छा, अब ये तो वक्त गुजर गया, लेकिन अब हम्म। आपसे वो उसी तरीके का क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे उसने ये खेला है आपके साथ कि उसने कोल्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर टू लिखने के बजाय, या पोस्ट कोल्ड वॉर एरा लिखने के बजाय, पोस्ट 9/11 एरा लिखने के बजाय, उसने ये कह दिया है कि आप ये बताइए कि यूक्रेन वॉर को मद्देनजर रखें और पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि कोई 75-76 सालों से चला आ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो 7 अक्टूबर से नई वॉर शुरू हुई गैजा में, आप बताएं कि आईआर के स्कोप के ऊपर इससे क्या असर पड़ा है। मतलब आईआर का स्कोप कम तो बिल्कुल नहीं हुआ, ऑब्वियसली बढ़ा है। ठीक है, अब आगे उसने अपनी ही इस बात को खुद सपोर्ट कर दिया है, कह के व्हाट इनसाइट्स डू दीज कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफर इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक इंटरेक्शन। देखें, आईआर जो है कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है। आईआर में एक इवेंट के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकते हैं। आईआर की जो थ्योरीज हैं, और जो भी थ्योरी आप पढ़ेंगे तो हर थ्योरी आपको एक ऐसा पढ़ के लगेगा कि यही ठीक है, और फिर जब आप अगली पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। तो इसमें देर इज नो डाउट आईआर इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो अब उसने आसानी ये कर दी है कि ऊपर उसने यूक्रेन और पैलेस्टाइन की डायरेक्शन दे दी है कि आईआर के लिटरेचर में और स्कोप में इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कैसे इजाफा हुआ है। साथ ही साथ उसने ये किया है कि नीचे उसने आपको हिंट्स भी दे दिए हैं। ग्लोबल डिप्लोमेटिक को आप ग्लोबल पॉलिटिकल एरिना कह लें, और फिर आगे आप देखें कि सोशो इकोनॉमिक इंटरेक्शंस और पॉलिटिकल इंटरेक्शन में क्या फर्क आया। अब देखें, नेटो को देखें, थोड़ी देर के लिए फर्ज करें अगर यूक्रेन वॉर ना हुई हुई होती, रशिया ने अटैक ना किया होता,
तो नेटो का क्या यूज रह जाना था? मेरा तो नहीं ख्याल कि नेटो का कोई इस्तेमाल रह जाना था, क्योंकि पहले वो बनाई गई थी यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट या रोकने के लिए, फिर जी 9/11 में वो घुस गई, अब वो भी 15 अगस्त 2021 को खत्म हुआ सिलसिला, रोल बैक हुई यूएस फोर्सेस, और नेटो फोर्सेस तो पहले ही हो चुकी थी। तो यहाँ पर अपना क्या कहते हैं, उसने आपसे बेसिकली ये पूछा है कि जरा बता दें कि पॉलिटिकल लैंडस्केप में इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप या स्टडी को देखते हुए यूक्रेन और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट ने क्या इजाफा किया है, सोशियो इकोनॉमिकली क्या इजाफा हुआ। अब सोशियो इकोनॉमिक की मैं बात करता हूँ। देखो, फूड सिक्योरिटी का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। अब यूक्रेन से फूड आइटम्स भी सप्लाई होते हैं यूरोप, सिर्फ गैस ही सप्लाई नहीं होती। तो जब वॉर शुरू होगी यूक्रेन में तो फूड सप्लाई डिस्टर्ब हुई अच्छी खासी। इसी तरह एनर्जी सप्लाईज लाइक गैस सप्लाई डिस्टर्ब हुई। वो जो जर्मनी के साथ पाइपलाइन बिछी थी वो भी उन्होंने कट ऑफ कर दी। सोशियो इम्पैक्ट की अगर आप बात करें तो जो यूक्रेन के रहने वाले सिटीजन्स हैं, उन बेचारों की जिंदगी अब नॉर्मल नहीं है। दे डू नॉट लिव इन अ नॉर्मल सोसाइटी, दे लिव इन अ वॉर टॉर्न सोसाइटी, एंड दिस वॉर इज गोइंग ऑन इन द 21st century, where the cyber attacks and cyber security and cyber space has been used first time during the war, and its impact has been assessed in the real time conflict scenario. So ये मैंने कुछ हिंट्स आपको दे दिए हैं इस क्वेश्चन के हवाले से। जी। जबरदस्त सर, जो है आपने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, लिबरल इंटरनेशनलिज्म के जो है ओरिजिन और उसके जो है वेरियस एस्पेक्ट्स, और फिर करंट डायनामिक्स में जो उसके बिलीव्स हैं ग्लोबल गवर्नेंस, पीस और कॉपरेशन के रिलेटेड में, इस पर जरा आप नजर डालिएगा। अच्छा, देखें, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि ये क्वेश्चन है इट्स ऑल अबाउट लिबरल इंटरनेशनलिज्म। ठीक है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन के डिजाइन को आप देखें तो इस क्वेश्चन का डिजाइन एग्जैक्टली वही है कि जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 2 का डिजाइन है। पहला हिस्सा एक है, वो क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहा है लिबरल इंटरनेशनलिज्म के आगे, और उससे पहले जी। वो क्या कह रहा है, हाउ डू द थॉट्स ऑफ वुड्रू विल्सन, नॉर्मन एंजल एंड एल्फ्रेड जिमरमैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ लिबरल इंटरनेशनलिज्म। इधर उसने ये टेस्ट कर लिया है, अगर आप ये आंसर सॉल्व करते हो, कि ये जो स्टूडेंट है या कैंडिडेट है, इसने आईआर में लिबरल इंटरनेशनलिज्म प्रिपेयर करते हुए सिलेक्टिव प्रिपरेशन की है या स्मार्ट प्रिपरेशन की है। अगर तो सिलेक्टिव प्रिपरेशन की है तो उसने इनमें से किसी एक के ही अफकार को पढ़ा होगा, वुड्रू विल्सन या किसी और के को। लेकिन अगर उसने स्मार्ट प्रिपरेशन की है तो उसने उसको ये पता होगा कि वुड्रू विल्सन का पर्सपेक्टिव क्या था रिगार्डिंग लिबरल इंटरनेशनलिज्म, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस उसी का ब्रेन चाइल्ड था। उसने जो 14 पॉइंट्स दिए फॉर द वर्ल्ड पीस इन द ट्रीटी ऑफ, वो क्या था, वर्सलीज, वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो हुई थी, तो उसमें से आखिरी पॉइंट था कि एक डेडिकेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो जिसका के काम हो कि वर्ल्ड वॉर 2 को ना होने दे और वर्ल्ड पीस को मेंटेन करे। तो लिबरल इंटरनेशनलिज्म यही है कि इसमें बहुत ज्यादा बात की जाती है कि लोकल लेवल पे या रीजनल लेवल पे आप सॉर्ट आउट मत करें, आप इंटरनेशनल एरेना में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस को ट्रस्ट करें, और वहां पे ग्लोबल लीडरशिप भी सर जोड़ के बैठे ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। लेकिन उसने ऊपर 3 जो सुर्खेल हैं लिबरलिज्म के थॉट के, लिबरल इंटरनेशनलिज्म के, उसके नाम दिए हैं। तो आपको तीनों के हवाले से थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बताना होगा कि एल्फ्रेड जिमरन क्या कहता है, नॉर्मन एंजल क्या कहता है, और वुड्रो विल्सन क्या कहता है। फिर कहता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ रट्टे वाला पार्ट भी चल जाएगा पहले हिस्से में, असल पार्ट शुरू हो रहा है आगे से। कहता है एनालाइज एंड डिस्कस। अब ये भी ट्रिक पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट को तंग करने के लिए, क्योंकि वो एक प्रेशराइज्ड एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है तो उसने तो परेशान होना है। अब वो कंफ्यूज हो जाएगा, एनालाइज भी करूं और डिस्कस भी करूं। भाई, डिस्कस करना और एनालाइज करना एक ही बात है, खुद को इतना मत उलझाएं। जब बिल्कुल। आप डिस्कस करते हैं तो आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो भी एनालिसिस होता है, और बिल्कुल। अगर आप एनालिसिस करते हैं उसको डिस्कशन नहीं कहते, वो भी एनालिसिस ही होता है। तो खैर, एनालाइज एंड डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिबरल इंटरनेशनलिज्म कंसीडरिंग द पर्सपेक्टिव्स ऑफ दीज थिंकर्स एंड एग्जामिनिंग देयर रिस्पेक्टिव बिलीव्स ऑन ग्लोबल गवर्नेंस, पीस एंड कॉपरेशन।
अच्छा, वो कह रहा है कि आपने तज्जिया करना है मुख्तलिफ जो पहलू या जिहतें हैं, डायमेंशंस हैं किसकी, लिबरल इंटरनेशनलिज्म की। और फिर ये भी कह रहा है कि जो ऊपर जिनके नाम लिखे हैं उनकी नज़र में वो डायमेंशंस क्या हैं, राइट। और फिर ये भी थोड़े से हिंट्स भी उसने दे दिए हैं कि उनके रिस्पेक्टिव बिलीफ्स ग्लोबल गवर्नेंस पे क्या है, पीस पे क्या है, कॉपरेशन पे क्या है। ये उसने तीन हिंट्स दे दिए हैं, दो आप इसमें और डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे डेमोक्रेटिक पीस जो है वो भी इसका हिस्सा है लिबरल इंटरनेशनलिज्म का, तो यू कैन पुट इनटू दैट। और इसी तरीके से जो कमर्शियल लिबरलिज्म है कि दुनिया में ट्रेड होनी चाहिए, और जब ट्रेड होगी तो अमन होगा, क्योंकि यूरोप का जो रिवाइवल हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो इसी मॉडल को फॉलो करके हुआ है। और उसमें ये जिनके नाम इधर मेंशन्ड है क्वेश्चन स्टेटमेंट में, इन्हीं के अफकार को अमली जामे में वहाँ की जो लीडरशिप है वो लेकर आई हुई है। तो ये अब एक कामयाब मिसाल बन चुका हुआ है। तो वो आपसे ये सारी कहानी आपके तज्जिए के साथ मांग रहा है, और वो उसने आपको तीन थिंकर्स के नाम दे के यहाँ पे भी थोड़ा सा लॉक कर दिया है कि जरा पता तो चले ना आपने एक को पढ़ा है या बाकियों को भी पढ़ा हुआ है। जी। जबरदस्त सर जो है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं, क्योंकि पिछले साल भी ये 23 में भी हमें नजर आया क्वेश्चन नंबर 4। आईएमएफ का जो क्वेश्चन है, ये दो के पहले उसने अपनी खुद एक स्टेटमेंट दी है, और हम्म। उसके अंदर फिर उसने एक पोजीशन आपसे डिमांड की है कि आईएमएफ किस तरह वो इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ पुअर नेशंस की तरफ लेकर जाता है। कुछ क्रिटिसिज्म करें, कुछ सपोर्ट स्टांस करें। अब अगर इसको बेसिक लैंग्वेज में लिखें तो बिल्कुल आसान हो जाता है, लेकिन आईआर की लैंग्वेज में आप ही इसको नहीं मजीद बेटा, एक्सप्लोर कर आयर सकते की लैंग्वेज में भी कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इसने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छा खासा लंबा करके स्टूडेंट्स को हैं। बिल्कुल डराया है सिर्फ। अब इस बिल्कुल। क्वेश्चन में है क्या, मैं इसकी स्टेटमेंट डेलिबरेटली नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको इसका करक्स बताऊंगा पहले। जी इसका करक्स ये है कि जनाब आईएमएफ बनाया तो इसलिए गया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जंग से तबाह हाल हो गए थे बहुत सारे कंट्रीज, और उनके पास अपने अखराजात चलाने के लिए पैसे नहीं थे, और वो कर्ज में दबते चले जा रहे थे, और उनकी कोई रिकवरी नहीं थी। तो आईएमएफ नाम का इंस्टीट्यूशन इसलिए रेज किया गया कि दोबारा इन इलाकों में जंग ना हो और इनकी इकोनॉमिक हालत बेहतर की जा सके वगैरह वगैरह। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से डील करता है आईएमएफ, यानी आपके जितने अखराजात हैं और जितनी आमदन है उसमें जितना फर्क आ गया है, अगर मेरी आमदन है 1 लाख रुपया और मेरा खर्चा है 5 लाख रुपया, तो 4 लाख का डेफिसिट आ गया। ठीक है, अब ये 4 लाख मैं कहाँ से लाऊं जब मेरे पास है ही नहीं। तो फिर मैं आईएमएफ से लूंगा कि जनाब वो मुझे हेल्प करेंगे और मैं अपनी इस पेमेंट्स को बैलेंस कर सकूंगा, राइट। एक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आईएमएफ का, समझ लें। अब वो आपसे कह ये रहा है, आईएमएफ बनाई तो इसलिए गई थी कि वो स्टेट्स को उनकी फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर करने में हेल्प करती जो कि इस तरह के मसाइल का शिकार हैं। लेकिन आईएमएफ के बारे में अब कोई जितने भी साल इसको गुजर गए हैं, 75-78 साल गुजर गए हैं, तो इसके बारे में एक तासुर बहुत गहरा कायम हो चुका है पूरी दुनिया में कि आईएमएफ जो प्रोग्राम देता है वो जो है असल में डेट ट्रैप होते हैं, यानी कर्जे के जाल होते हैं जिसमें फंस जाते हैं गरीब ममालिक, और उनकी ना गुर्बत दूर होती है ना उनकी मईशत बेहतर होती है। बस वो जो है ना आईएमएफ के साथ हुक्ड रहते हैं। आखिर पे वो कह रहा है, कंक्लूड विद ए बोल्ड एंड क्लियर पोजीशन ऑन द रोल ऑफ आईएमएफ इन इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ पुअर नेशन। ये जो उसने कहा है ना, बोल्ड एंड क्लियर पोजीशन, इसमें उसने आपके जहन में उठने वाले वो डाउट्स को दूर करने के लिए कहा है कि भाई आईएमएफ कोई आपका बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन नहीं है, आपके मुल्क का इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई आपकी स्टैब्लिशमेंट का इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो आप इसके ऊपर अगर तनकीद करना चाहते हैं कि हाँ ये वाकई इंस्टीट्यूशन अपने मैंडेट के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा, तो आप भरपूर खुले अंदाज में तनकीद करें और एक क्लियर पोजीशन लें। जी। जबरदस्त सर। क्वेश्चन नंबर 5 जरा हमें कॉम्प्लेक्स नजर आता है। इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड। पहले डिफाइन, फिर एनालाइज, फिर एक्सप्लोर, फिर प्रोवाइड सजेशन, फिर सॉल्यूशंस। इसको जरा आप वजाहत करें। यार देखो, एग्जामिनर का काम है आपको डराना, आपसे गलती करवाना। आपसे मीन जो बिल्कुल। कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, राइट, उनको भी पता है कि कैंडिडेट तैयारी करके हम्म, आए हैं, पढ़ के आए हैं। तो सीएसएस एक ऐसा एग्जाम है जो बिल्कुल। आपको टू बी ऑनेस्ट फेल करने के लिए
डिजाइन किया जाता है, और आप अगर उसमें पास होते हैं तो उसमें आपकी लक और आपकी पर्सनल एफर्ट इन्वॉल्व होती है। अदरवाइज एफपीएससी यही चाहेगा कि वो आपको फेल करे। वजह वजह ये है कि जितने कम लोग पास होंगे उतना उनको इंटरव्यू करने में आसानी होगी, और उतना ही उनको फिर रिजल्ट बनाने में और सीट्स की एलोकेशन में आसानी होगी। ठीक है जी, खैर ये बरसबील तस्करा बात आ गई। हाउ डू यू डिफाइन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग? आपने क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन लिखनी है, ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन लिखनी है। हर इंटरनेशनल रिलेशंस की अच्छी किताब जो कि किसी फॉरेन ऑथर की लिखी हुई है, इवन अगर इंडियन ऑथर की भी लिखी हुई है, तो उसमें अब एक डेडिकेटेड अलग चैप्टर होता है इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स या इन्वायरमेंटल इश्यूज जो कि इंटरनेशनल एरेना में होते हैं उससे मुतालिक। तो फिर आईआर के पर्सपेक्टिव से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन आपने लिख देनी है बस। ये तो हम्म। इधर 5 नंबर या 4 नंबर का ये हिस्सा खत्म हो जाएगा। फिर कहता है व्हाट कंक्रीट एविडेंस सपोर्ट्स द असर्शन दैट द क्लाइमेट इज अंडरगोइंग चेंज? अब आपसे वो कह रहा है कि आप हमें थोड़ा सा कुछ अच्छे दलाइल मिसालों के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ दे के बता दें कि क्लाइमेट चेंज फैक्ट है या फिक्शन है, यानी ये क्लाइमेट वाकई चेंज हो भी रहा है या ये सिर्फ बातें ही हैं। जो एक ग्लोबल लेवल की एलीट है उसने अपने सर्टन इंटरेस्ट सर्व करने के लिए बस इसको एक एजेंडा आइटम बना लिया है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है। फिर आगे से असल पोर्शन शुरू होता है इसका, जो कि इसका हार्ड कोर पोर्शन है जिसमें कि तज्जिया आपने देना है। वो कहता है एनालाइज द साइंटिफिक डिस्कोर्स सराउंडिंग ह्यूमन induced climate change, exploring the role of human activities in the phenomenon। इसकी लोडेड लैंग्वेज पे मत जाएं। वो ये पूछना चाह रहा है कि साइंस ने जो तरक्की की है, इंसान की जिंदगी को जो बेहतरीन बनाया है, यानी हम जो साइंटिफिक अप्लायंसेस के उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, उनके मोहताज हो गए, उसने क्लाइमेट एरिना को किस तरीके से असरअंदाज हुआ है या उसको नुकसान पहुंचाया। बेसिकली है तो ह्यूमन एक्टिविटी ना। जिसने इंजन इजाद किया था तो वो भी इंसान, जिसने गन इजाद की था तो वो भी इंसान, जिसने स्टीम इंजन इजाद किया था तो वो भी इंसान। तो उनकी फिर इन्वेंशंस को एक्सपैंड किया गया, इंडस्ट्रियल लेवल में लाया गया, और फिर जो भी इंजन वाली चीज चलती है जिसमें फ्यूल यूज होता है वो धुआं छोड़ती है, और धुएं से क्या होता है कि एयर क्वालिटी जो है वो इन कॉम्प्रोमाइज होती है। तो नुकसान तो ह्यूमन एक्टिविटीज से और साइंटिफिक डेवलपमेंट से अच्छा खासा जो पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपने वो बताना है। फिर कहता है प्रोवाइड थॉटफुल सजेशंस फॉर सिक्योरिंग द क्लाइमेट ऑन प्लेनेट अर्थ कंसीडरिंग बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शंस। आखिरी हिस्से में उसने सिर्फ आपसे रिकमेंडेशंस मांग ली हैं जो कि दो किस्म की होनी चाहिए। जाती हैसियत में कोई फर्द वाहिद क्या कर सकता है क्लाइमेट चेंज की बेहतरी के लिए, यानी कि अवेयरनेस फैला सकता है, और इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हो सकते हैं। और कुछ नहीं तो अखबार में एक आर्टिकल लिख सकता है, और कुछ नहीं तो अपने इर्द गिर्द नवा के लोग, मोहल्ले के लोगों को ये हकीकत से आशना करा सकता है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट के करने से, ये सिर्फ रियासत के करने से नहीं हल होगा, ये हम सब के इसको एक अपना मसला समझने से हल होगा। तो यही इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन बहुत हो सकता है। कलेक्टिव एक्शन, ऑब्वियसली कलेक्टिव एक्शन में स्टेट्स भी शामिल हो जाती हैं, इंस्टीट्यूशन शामिल हो जाते हैं, रीजनल एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन शामिल हो जाते हैं, प्लस INGOs, वो एनजीओ जिनका ग्लोबल नेटवर्क होता है वो शामिल हो जाती हैं। तो अगर मैं इन अ नटशेल कहूँ तो क्वेश्चन का पहला हिस्सा में आपको क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन बतानी है। दूसरे हिस्से में आपने ये बताना है कि क्लाइमेट चेंज हकीकत है या फसाना है, यानी उसके 2-3 सबूत बता देने हैं। और तीसरा हिस्सा जिसमें कि तज्जिया चाहिए उसको, वो आपने ये बताना है कि साइंटिफिक और ह्यूमन डेवलपमेंट ने किस तरीके से ये जो तरक्की हुई है इसने माहौलियाती तब्दीलियों पर असरअंदाज हुई है। क्लाइमेट चेंज को माहौलियाती तब्दीली ही कहते हैं। और आखिरी हिस्से में उसने आपसे रिकमेंडेशंस पूछी हैं इंडिविजुअल और कलेक्टिव कैपेसिटी में। ये बहुत ही ओवरलोडेड क्वेश्चन है। अगर मैं 20 नंबर देखूं तो जिनकी तो लिखाई पे, राइटिंग पे ग्रिप बड़ी जबरदस्त है वो तो शायद इसके साथ इंसाफ कर जाएं, लेकिन जो बहुत टू द पॉइंट या बहुत समझ के नहीं लिख पाते, बस जो आता है वो ही लिख रहे होते हैं, तो वो तो मेरा ख्याल से 3 सवालों जितना जवाब इसका लिखाएंगे, क्योंकि इसमें चीजें काफी पूछी गई हैं। जी। बिल्कुल सर, जो है काफी डिटेल में आपने इसको एक्सप्लेन किया। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है करंट पाकिस्तान के जो ईरान के साथ स्कर्मिशेस हुए हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है।
और फिर रियलिस्ट की स्कूल ऑफ थॉट के कॉन्टेक्स्ट में इसका फ्यूचर पूछा गया है। फिर जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट, पावर डायनामिक्स, और फिर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन थ्योरी सिर्फ रियलिज्म के पर्सपेक्टिव पे, इसको जरा आप बेहतर अंदाज में बयान करें। जी जरूर। अभी देखें, how have the dynamics of Pakistan-Iran relations transformed in the aftermath of targeting terrorist hideouts to each other's territories? यानी देखो, पाकिस्तान और ईरान का जो ताल्लुक है हमसाया मुल्क होने की हैसियत से, अगर वो अच्छा नहीं है तो वो बुरा भी नहीं है, वो एक जो है मुनासिब रिलेशनशिप है। दोनों हमसाए एक दूसरे को अपना दुश्मन एज सच नहीं समझते। लेकिन हाल ही में एक वाकया हुआ और जिसकी वजह अलहदगी पसंदी, सेपरेटिज्म, एथनो नेशनलिज्म और उसके साथ जुड़ी हुई टेररिस्ट एक्टिविटीज थी। पहले ईरान ने उनके अकॉर्डिंगली जो टेररिस्ट हमारे बलूचिस्तान के कुछ ईरान के बॉर्डर के करीब के इलाकों में आके छुपे हुए थे उनको निशाना किया, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन थी। ईरान को चाहिए था कि वो पहले हमें कांटेक्ट करते, कॉन्फिडेंस में लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फिर पाकिस्तान में रिस्पांस में इसलिए ऐसा किया कि पाकिस्तान ये कन्वे करना चाहता था डिस्प्लेजर कि हम दोबारा अपनी सॉवरेनिटी की वायलेशन टॉलरेट नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम वी आर रेडी टू सिट विद यू एंड टू डिस्कस योर कंसर्न, एंड वी आल्सो नीड टू गेट एड्रेस आर कंसर्न्स फ्रॉम योर साइड। आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मुबारक पटेल के नाम से कुलभूषण यादव ईरान ही में अंडरकवर रह रहा था और वो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर से ही दाखिल हुआ था। तो ये तो इसका एक बैकग्राउंड है। और इसने पूछा है कि आपको क्या लगता है कि किस किस्म की तब्दीलियां पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में आ गई हैं। कोई खास तब्दीली एज सच नहीं आई, लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान और ईरान की जो भी नेगोशिएशन जब भी हुआ करेंगी उसमें सिक्योरिटी वाली साइड और टेररिज्म वाली साइड ज्यादा डिस्कस हुआ करेगी। इससे पहले पॉलिटिकल और इकोनॉमिक साइड ज्यादा डिस्कस होती थी। तो सिक्योरिटी अब प्रायोरिटी लेवल पे फर्स्ट पे आ जाएगी। अच्छा, व्हाट आर द पोटेंशियल फ्यूचर इम्प्लीकेशंस बेस्ड ऑन द रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। अब इधर उसने आपको अदर वर्ड्स में कहा है कि ये जो भी कुछ हुआ है ईरान और पाकिस्तान को, इसको रियलिस्ट लेंस अप्लाई करके थोड़ा सा एनालाइज करके बताएं। तो रियलिस्ट लेंस में उसने फिर आपके साथ ट्रिक खेला है कि ये नहीं बताया कि क्लासिकल रियलिज्म या न्यो रियलिज्म या फिर उसके भी बाद का कोई वेरिएंट। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है ह्यूमन नेचर में एक ट्रेट होता है कि जब आप दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, तो ये चीज क्लासिकल रियलिज्म में आती है। इसी तरीके से अगर हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म या न्यू रियलिज्म की बात करें तो उसमें भी इस सिचुएशन को हम एनालाइज कर सकते हैं। वो ऐसे कि अपना क्या कहते हैं, ये जो है इंटरनेशनल सिस्टम और जो ग्लोबल ऑर्डर है वो टेररिज्म का कोई हल आज तक निकाल नहीं पाए, और फिर उसकी वजह से ये स्टेट की सेंसिटिविटी बन गया है और स्टेट्स फिर अपने ओन पे इसको एड्रेस और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हैं। फिर है एनालाइज द शिफ्ट्स इन द रिलेशनशिप कंसीडरिंग जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, नेशनल इंटरेस्ट एंड power dynamics and evaluate the potential consequences according to the realist principles। अच्छा, इधर बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ है। उसने तज्जिया करने का तो कह दिया है, लेकिन जो बातें उसने आपसे इधर सवाल के तौर पे इस पहले हिस्से में पूछी हैं ना, वो बातें उसने नीचे इधर खुद बयान कर दी हैं। मिसाल के तौर पे कहता है एनालाइज द शिफ्ट्स इन द रिलेशनशिप, यानी रिलेशनशिप में क्या तब्दीली आई है इस वाकये के बाद। फिर कंसीडरिंग जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, यानी जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स इस रीजन और इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं उनके क्या मामलात चल रहे हैं जो कि इस ताल्लुक पे असरअंदाज हो सकते हैं। फिर कहता है नेशनल इंटरेस्ट, यानी ईरान का और पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट दोनों का आपने बताना है।
फिर कहता है एंड पावर डायनामिक्स। पावर डायनामिक्स में मीन अगर पाकिस्तान यूएस की तरफ टिल्ट हो रहा है तो ईरान की तो यूएस से बनती नहीं, ईरान रशिया चाइना की तरफ है, तो दिस इज व्हाट द पावर डायनामिक्स इज। लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है, ऐसा भी होता है कि बैलेंस स्ट्राइक किया जाता है फॉरेन पॉलिसी में। ग्लोबल लेवल पे आप अपनी डिफरेंट अलाइनमेंट रहते हैं और लोकल लेवल पे आप अपनी डिफरेंट अलाइनमेंट रखते हैं। और फिर आखिर पे कहता है इवेल्युएट द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट प्रिंसिपल। अगर मैं तीसरे हिस्से पे जाऊं तो सिर्फ ये इवेल्युएट द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट प्रिंसिपल, सिर्फ ये उसने पूछा है। बाकी ये वाला जो हिस्सा है एंड से पहले वाला, ये तो उसने असल में पहले वाले हिस्से का जवाब की कम से कम हेडिंग्स आपको खुद दे दी है। तो इसीलिए अरबी में कहा जाता है अल सवालु निस्फुल जवाब, सवाल के अंदर आधा जवाब छुपा हुआ होता है। जी ऐसा। जी सर, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये जो अभी अफगान गवर्नमेंट है तालिबान रूल के अंदर, उस पर उसने पूछा है उसकी रिकॉग्निशन, जो कि गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन के बारे में बेसिकली पूछा गया है। और उसके रिगार्डिंग अच्छा, फिर मैं उसने इसे जो, एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। जी सर। अंडर द तालिबान रूल अफगानिस्तान हैज नॉट सिक्योर्ड ग्लोबल पॉलिटिकल रिकग्निशन। ये पहले वाली खाली स्टेटमेंट है, वो बता रहा है कि जब से तालिबान आए हैं जी इनकी जो हुकूमत है उसे आलमी तौर पे सनद यानी रिकग्निशन नहीं मिली आलमी सतह पर। व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस फेलियर ऑन इंटरनेशनल स्टेज, यानी इसमें उनकी नाकामी क्या है कि वो बैन अवी सतह पर जो भी पावर सेंटर हैं उनको अपना हमनवा नहीं बना सके, उनको रियलाइज नहीं करवा सके कि उनकी गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करना चाहिए। यानी उन्होंने दोहा अकॉर्ड में यूएस से विड्रॉल पे तो उसको एग्री करा लिया, वो चले भी गए उसके अकॉर्डिंगली, राइट, अशरफ गनी की गवर्नमेंट भी खत्म हो गई, लेकिन वो रिकग्निशन वाले काम यूएस से नहीं करवा सके या वर्ल्ड कम्युनिटी से नहीं करा सके। हालांकि वर्ल्ड कम्युनिटी भी तालिबान गवर्नमेंट से इंगेज कर रही है और तालिबान गवर्नमेंट भी उनसे इंगेज कर रही है। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के विजिट किए हैं, यूएस के ऑफिशियल से मुलाकातें होती रही हैं, चाइना वाले आ रहे हैं और ये भी जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर कहता है जी हाउ हैव द Taliban's policies, particularly in areas such as non-cooperation with the international community, human rights governance, impacted the reluctance of the international community to recognize the government? अब अगेन इसने ऊपर जो सवाल के पहले हिस्से में, बल्कि दूसरे हिस्से में जो पूछा है जी कि क्यों रिकग्निशन नहीं मिल सकी और बैन अवी सतह पर ये नाकाम रहे रिकग्निशन हासिल, उसका जवाब नीचे खुद लिख दिया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट उस टाइम नहीं इसको कॉम्प्रिहेंड बिल्कुल कर सर। पाता। दरअसल बात यह है कि जब तालिबान की, इसका पस मंजर ये है कि जो पहली हुकूमत आई थी पहली दफा, वो आई थी 96 टू 99। अब उस टाइम टाइम की जो तालिबान की हुकूमत थी वो इंटरनेशनल अफेयर्स की कोई खास अंडरस्टैंडिंग नहीं रखती थी। बस वो अपने मुल्क में जंग वंग जीत गए, काबुल उनके हाथ आ गया, बस दी बेस्ट हो गया। उन्होंने किसी भी किस्म का कोऑपरेशन या ह्यूमन राइट्स की कंसिडरेशन या माइनॉरिटी राइट्स की कंसिडरेशन या इंटरफेथ हार्मनी को कंसिडर ही करने से छोड़ दिया। बड़े बड़े बुद्धा के मुजस्मे जो कुदरती थे अफगानिस्तान में, वो बारूद भर के, गन पाउडर भर के उड़ा दिए गए, उनकी वीडियोस बनी और चलाई गई या चली। इसी तरीके से कुछ डिप्लोमेट्स को मारा गया, वो ओपोनेंट सेक्ट से थे या क्या था, और बहुत सारे वाकयात। फिर खवातीन का बाहर ना निकलना महरम के बगैर और पर्दे के बगैर, और फिर वो एक वाकया मशहूर हुआ था जिसमें एक शख्स जो है कोड़े मार रहा था मेरे ख्याल से इसको, खातून को या जो भी, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। तो बीबीसी पे वो स्टोरी बड़ी हिट हुई थी। अब ये है वो माजी, और उस टाइम पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया, इन तीनों ने रिकग्नाइज किया था उस टाइम की तालिबान गवर्नमेंट को। पर उस टाइम भी यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, ये जो ग्लोबल पावर्स हैं, इन्होंने नहीं किया था। और अब वो मेमोरी अभी भी एक्टिव है, फ्रेश है इनके माइंड में। चाइना समेत बाकी जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो तालिबान से ये चाहती हैं कि भाई देखो, तुम्हें हमारी कुछ बातें माननी होंगी, हम तुम्हारी सॉवरेनिटी में वायलेट नहीं कर रहे, हमें तुम्हें डिक्टेशन नहीं दे रहे, लेकिन वुमेन राइट्स पे, ह्यूमन राइट्स पे, फंडामेंटल राइट्स पे, एजुकेशन पे, इंटरनेशनल लॉ की कुछ चीजों पे, वगैरह वगैरह पे हमें आपकी कंप्लायंस चाहिए। आप जब तक कंप्लायंस हमें नहीं देंगे, उसकी एश्योरेंस नहीं देंगे, हम आपकी गवर्नमेंट रिकग्नाइज नहीं करेंगे।
और इस टाइम कोई भी पावर जो है अपने गले ये हार नहीं डालना चाहती उनको रिकग्नाइज करके। और हर कोई वेट कर रहा है कि यूएस पहले इनिशिएटिव ले तो फिर हम लेंगे, क्योंकि जो पहले इनिशिएटिव लेगा बात उसी की साथ मंसूब की जाएगी अगर इनके मुस्तकबिल की दौरे हुकूमत में इंसानी हकूक और ख़वातीन के हकूक की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। तो इस सब के बारे में ये पूछा गया है सवाल आपसे। इसके अलावा इस सवाल में कुछ नहीं है, लंबी स्टेटमेंट बना के इधर से भी डराया ही गया है। जी। सर ये क्वेश्चन 8 जो है ये यूएन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक जो है क्रिटिक्स है How does गाजा के the कॉन्टेक्स्ट में, okay? वार इन How गाजा। does the United Nations often criticized as a failed world body with a biased and undemocratic security council? इसका जो पहला हिस्सा है वो ये कह रहा है कि यूएन को एक जानिबदार और गैर जमहूरी बैन अवी इदारा समझा जाता है, ऐसा क्यों? अब इसका जवाब पूछना है तो मेरा जो रिसेंटली रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसका लिंक आप अपनी कम्युनिटी में शेयर कर दीजिएगा, ऐसे मैं आपको दे दूंगा। ये मैंने उसी पे लिखा हुआ है, यूएन रिफॉर्म्स पे लिखा हुआ है। यूएन रिफॉर्म इसीलिए चाहिए कि ये जो जी सुपर पावर्स हैं पांच, जो कि वर्ल्ड वॉर टू की पावर्स थी, इनकी ग्रिप जो है बड़ी स्ट्रांग है आज तक, और ये डिसीजन मेकिंग को मैनिपुलेट करती हैं। और गजा की एग्जांपल आपके सामने है, कश्मीर की एग्जांपल आपके सामने है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसका जो आखिरी हिस्सा है, जस्टिफाई इट्स एक्शंस और लैक देयर ऑफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वार इन गजा, उसने आपको आगे जाके थोड़ा सा लिमिट कर दिया है कि यानी कि यूएन के अगर फेलियर्स आप देखेंगे तो वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने यूएन के फेलियर्स में से टॉप ऑफ द लिस्ट जो कंसिडर करना है वो गजा की सिचुएशन को करना है, और पैलेस्टाइन का जो टू स्टेट सोल्यूशन, वन स्टेट सोल्यूशन लॉन्ग स्टेटिंग एक कंसर्न अभी तक मौजूद है, उसको करना है। राइट, तो यहाँ पे आके उसने आपको थोड़ा सा लिमिट किया है। तो ये क्वेश्चन भी हमने मेरे ख्याल बताया तो था कि आ सकता है, ये तो बड़ा जी सर बिल्कुल। टॉप रेटेड क्वेश्चन था कि जिसने आना ही आना है। बिल्कुल सर जो है जबरदस्त सर, काफी आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया जो है। और हमने ये देखा कि इस साल का जो पेपर है वो पिछले साल हमने जैसे 2021 का पेपर देखा वो बिल्कुल टू द पॉइंट जो है उसने क्वेश्चंस पूछे। फिर 22 में थोड़ा चेंज किया नैरेटिव, लेकिन 23 में बड़ा उसने कॉम्प्लेक्स नेचर रखी और स्टूडेंट को कंफ्यूज भी किया। और 24 फिर में, करंट डायनामिक्स की टच भी दी। 24 में उसने कंफ्यूज किया बहुत ज्यादा इस पेपर बिल्कुल को। सर बिल्कुल। जी। जी। और करंट डायनामिक्स की टच भी दी, यानी कि आपको जस्ट थ्योरी नहीं पढ़नी बल्कि आपने एक टीचर से सीखना है, एक मेंटोर से, उसके जो कोर इम्प्लीकेशंस। इन शॉर्ट लोडेड क्वेश्चन है। बिल्कुल सर। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये नहीं कि मैं आईआर पढ़ा रहा हूँ, और भी लोग आईआर पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर। जो लोग ये समझते हैं कि जिनका बैकग्राउंड नहीं है आईआर का, वो यूट्यूब पे वीडियोस देख के, बड़े स्कॉलर जैसे जी जॉन सर। मर्शिमर है उसकी वीडियोस देख के, या हम्म। इंडियन वीडियोस देख के, या हमारी बिल्कुल। वीडियोस देख के वो ऐसे ही काम चला लेंगे आईआर में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और अब तो पॉलिटिकल जी साइंस के भी पेपर्स आईआर जैसे ही हो गए हैं। तो पहले हम बिल्कुल। अपनी सीरीज में आईआर और इंटरनेशनल लॉ मुकम्मल करेंगे, फिर हम पॉलिटिकल साइंस की तरफ आएंगे। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज।